हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सार स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सही जानते हैं, अभी हम लोग 10th में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? नियंत्रण और समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए, मेरा नाम है आशीष कुमार। अब हम लोग आज पढ़ते हैं अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हम लोग पिछले क्लासेस में मस्तिष्क तक हम लोग पढ़ लिए थे, मस्तिष्क के पूरे पार्ट के बारे में। आज हम लोग जानेंगे मस्तिष्क के कार्य, यानी कि वर्क ऑफ ब्रेन क्या होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ब्रेन कैसे कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले कहता है कि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, तंत्रिका तंत्र कितने सारे अंगों से मिला हुआ, तंत्रिका, न्यूरॉन, ब्रेन, इन सारी ये क्या बोलते हैं, फिर प्रतिवर्ती चाप, तो इन सभी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम का, वो हमारा है ब्रेन। तो ठीक है, तो इसके द्वारा अनेक जैव कार्यों का समन्वय और नियंत्रण होता है। देखिए, जैव कार्यों का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए। जैव यानी जीवित, जीवित इंसानों के अंदर जो कार्य होती है, जीवित जीव के अंदर जो कार्य होती है, वो क्रिया जो समन्वय और नियंत्रण होता है, वो किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा होता है। अब कहता है मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क का कुछ कार्य है जो निम्नलिखित है, आप लोग देखिए। अब पहला कार्य क्या है? आवेग ग्रहण, टू रिसीव इंपल्स। सबसे पहले तो मस्तिष्क यही काम करेगा ना, क्या करेगा, वो कहीं भी हमारे जो आवेगी सॉरी अंग है, उससे आवेग को क्या करेगा, इंपल्स को लेना शुरू करेगा। तो कहता है मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से, जितने भी संवेदी अंग है, यानी कि जो संवेदना देता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, उन अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है। और वो जो संवेदना होता है वो किस फॉर्म में आता है, इंपल्स के फॉर्म में आता है, यानी आवेग के फॉर्म में आता है। तो वही कह रहा है कि सभी संवेदी अंग, जैसे नाक, कान, आंख, हाथ, नाक, पैर, तो ये सब अंग जो है वो आवेगों को ग्रहण करता है, यानी कि जो भी इंपल्स है उसको ग्रहण करता है। मस्तिष्क में ही ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण होता है। अब देखिए, ये आवेग क्या करता है, इंफॉर्मेशन आवेग में बदला, आवेग क्या करता है, मस्तिष्क में जाके कार्य करता है। तो वही कह रहा है कि मस्तिष्क में ही ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण होता है। जो भी ग्रहण किया हमने आवेग को, उसका जो विश्लेषण होता है, यानी उसका जो वर्क होता है, उसका क्या कार्य होगा आगे, वो मस्तिष्क के अंदर होता है। फिर कहता है ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, यानी रिस्पॉन्डिंग टू द इंपल्स रिसीव। कह रहा है कि जैसे हमने आवेग को ग्रहण किया, तो उसके बाद कोई ना कोई तो एक्शन हम लेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि गर्म तवे पे हमने हाथ रखा तो हमारा हाथ जला, तो ये हमारा संवेदी अंग है। यहाँ से क्या हुआ, वो हमने इंफॉर्मेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से इंपल्स में चेंज हुआ, यानी आवेग में चेंज हुआ। ये इंपल्स हमारे ब्रेन तक गया। जब ब्रेन तक गया तो ये ब्रेन हमको कोई ना कोई तो एक्शन लेने के लिए कहेगा ना कि झट से हटाइए। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्डिंग टू द इंपल्स रिसीव। अब रिस्पॉन्स लीजिए कुछ। तो कहता है विभिन्न संवेदी अंगों से जो आवेग मस्तिष्क में पहुंचे हैं, विश्लेषण के बाद मस्तिष्क उनकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश देता है। अब कह रहा है कि जो भी हमने आवेग लिया संवेदी अंग से, वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंच गया। उसके बाद मस्तिष्क उसका विश्लेषण करने के बाद तुरंत क्या करता है, उसकी अनुक्रिया करने के लिए उचित निर्देश निर्गत करता है, यानी कोई निर्देश देता है कि झट से हाथ हटाओ या जो भी करो, उसके लिए हमें वो एक्शन लेने के लिए बोलता है। फिर कहता है विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन, यानी करेक्टलेटिंग वेरियस इंपल्स। अब देखिए, सहसंबंध का क्या मतलब होता है, तो देखिए समझते हैं हम लोग। तो मस्तिष्क में भिन्न भिन्न संवेदी अंगों में से एक स्थान कई तरह के आवेगों या संकेत प्राप्त होते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि मस्तिष्क में जो है भिन्न भिन्न संवेदी अंग, यानी बहुत सारे संवेदी अंग हमारे, जैसे नाक है, कान है, आंख है, मुंह है, जीभ है, दांत है, ये सभी क्या हमारे संवेदी अंग है। तो कहता है मस्तिष्क के भिन्न भिन्न संवेदी अंग में एक साथ कई तरह के आवेगों या संकेत प्राप्त होते हैं। अब जैसे नाक भी है और ये क्या बोलते हैं, हमारे कान भी है। अगर सपोज डैट मान लीजिए कि गर्मी है इस रूम में, पूरी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हमारे नाक को भी गर्मी लगेगी और कान को भी गर्मी लगेगी। तब वही बात कह रहा है कि हमारे जो भिन्न भिन्न संवेदी अंगे हैं, इनसे भिन्न भिन्न प्रकार का क्या होता है, आवेग संकेत प्राप्त होता है। और मस्तिष्क इन आवेगों को सहसंबंधित कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलता पूर्वक समन्वय करता है। यानी कि उसके बाद क्या करता है, वो सारे को संबंध बनाता है, यानी सभी को कंट्रोल कर लेता है। जितना भी हमारे आवेग आता है, हमारे इंपल्स, हमारा जो संवेदना जाता है, हमारे ब्रेन में आवेग जाता है, वो सारी आवेग क्या होती है,
उसको एक जगह एकत्रित कर सभी को एक्शन लेने के लिए को निर्देश दिया जाता है। तो वही कह रहा है विभिन्न आवेगों का सहसंबंध, उस सभी का संबंध बना के मतलब कि सभी को एक जैसा एक लेके और उसके बाद सभी को निर्देश दिया जाता है। तो इसीलिए इसको सहसंबंध का नाम दिया गया है। अब कहता है सूचनाओं का भंडारण। तो अब सूचनाओं का भंडारण, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमारा ब्रेन जो है वो एक मेमोरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग अगर जब जन्म लेते हैं तो हमारे माइंड में कुछ नहीं होता, हमें बताया जाता है कि ये हमारे माता जी है, ये हमारे पिताजी हैं, ये चाचा जी हैं, चाची जी हैं, इसको दादा बोलते हैं, इनको दादी बोलते हैं, इसको क बोलते हैं, इसको ख बोलते हैं। ऐसा हम लोग को सिखाया जाता है। तब क्या होता है कि हमारा ब्रेन में ये मेमोरी में फिक्स होते चला जाता है। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि सूचनाओं का भंडारण करना यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा कार्य है। हम लोग जैसे अभी हमने ये पढ़ा मस्तिष्क का कार्य, तो ये मस्तिष्क का कार्य आपके ब्रेन में फिक्स हो गया कि ब्रेन ऐसे ऐसे कार्य करता है। तो ये चीज ये क्या कर रहा है, वहां सूचना का भंडारण कर रहा है ना, कि वहां आपको जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया उसको स्टोर कर रहा है। तो एक कहता है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं चेतना यानी कि कॉन्सिक्वेंस, चेतना, चिंता या ज्ञान, नॉलेज के रूप में संचित रहती है। इसीलिए मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। देखिए ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में क्या होती है, एक नॉलेज के रूप में उपलब्ध होती है। इसीलिए इसको चेतना बोलते हैं यानी कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, या फिर ज्ञान का भंडार भी इसे कहा जाता है। तो देखिए क्या क्या कार्य है मस्तिष्क का। सबसे पहले आवेग को ग्रहण करता है, उसके बाद ग्रहण किए गए आवेगों को रिएक्शन लेने के लिए बोलता है, उसके बाद फिर यह भी बताता है मस्तिष्क के ढेर सारे संवेदी अंगों से जो भी आवेग आते हैं उन सभी को एक जगह संबंध बना के और उन सभी को अनुक्रिया करने के लिए कहता है। फिर चौथा कार्य उसका क्या है कि सूचनाओं का भंडारण करता है, कि मेमोरी का स्टोर करने का कार्य होता है। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती चाप, यानी कि हम लोग प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। तो ये प्रतिवर्ती चाप आवेगों को ग्रहण करने में मदद करता है, और कैसे करता है ये सभी आइए हम लोग अब देखते हैं। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले थे प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क। देखिए रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है, ये एक अंग है, ये एक ऑर्गन है। इसकी सहायता से क्या होती है, तंत्रिका तंत्र जो होती है, नर्वस सिस्टम होता है, वो कार्य करता है। तो देखिए अब ये कैसे कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले कहता है न्यूरॉनों में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। कह रहा है कि न्यूरॉन जो होता है, जो हमारा नर्वस होता है, उसके अंदर जो आवेग यानी इंपल्स होता है वो कैसे होता है, एक निश्चित पथ में होता है, यानी कि एक फिक्स क्या होता है उसका वे होता है, जो एक पथ होता है, ठीक, उसके अनुसार होता है। इन पथों को और इन्हीं पथों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और यही पथ जो होता है हमारा, यानी कि ये जो रास्ता होता है उसका जो हॉलो, ये उसको क्या बोल सकते हैं, एक नस की तरह बोल सकते हैं, हॉलो पाइप की तरह बोल सकते हैं। जो पाइप ये जो पथ होता है ये कैसा होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप होता है। चूंकि ये पाइप की तरह नहीं होता, ये प्रतिवर्ती चाप कुछ कैसा बोल सकता हूँ, कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए सपोज दैट मैं बनाऊं, कुछ इस प्रकार का होता है, ये कुछ इस प्रकार से ये प्रतिवर्ती चाप होता है। तो चलिए मैं आप इसका फिगर आप लोगों को बुक में है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राही अंग या रिसेप्टर्स। अब देखिए क्या होता है ग्राही अंग ये त्वचा, पेशियों तथा अन्य अंगों में मौजूद रहते हैं। ये जो ग्राही अंग होते हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं, त्वचा, अन्य अंग, पेशियों तथा अन्य अंगों में ये मौजूद रहते हैं। ग्राही अंग विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के उद्दीपन कहने का मतलब है कि संवेदना, यानी आप इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या करती है, ग्रहण करती है। उसके बाद वही इंफॉर्मेशन ना इंपल्स बनता है। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि ये त्वचा, पेशियों तथा अन्य अंगों में मौजूद रहते हैं तथा ग्राही अंग विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। फिर हमारा दूसरा है संवेदना मार्ग। अब देख रहे सेंसरी पाथ। अब पाथ क्या होता है कि ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपनों को ग्रहण किए जाने के पश्चात, कह रहा है कि ग्राही अंगों द्वारा जैसे इंफॉर्मेशन को हम लोग ग्रहण करते हैं यानी लेते हैं, तब क्या करता है कि पश्चात इन उद्दीपनों का संचरण संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन में होता है। कह रहा है कि जब उद्दीपन ले लेंगे, जब इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, तब क्या होता है इसका जो पथ होता है ये इसका संचरण होने लगता है, यानी आगे बढ़ता है। तो कहाँ किसके थ्रू बढ़ता है, ये संवेदी न्यूरॉनों में होता है। और ये संवेदी न्यूरॉन यानी कि सेंसरी नर्वस के थ्रू इसका कार्य होता है, ठीक। फिर कहता है ये संवेदी न्यूरॉन संवेदना मार्ग का निर्माण करती है। और यही संवेदी न्यूरॉन जो है क्या बोलता है, ये संवेदी न्यूरॉन जो है
संवेदना मार्ग का जो यानी इंफॉर्मेशन का जो पाथ होता है उसका निर्माण कार्य करता है। ठीक, ये हो गया संवेदना मार्ग। अब हमारा तंत्रिका केंद्र है। देखिए मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका केंद्र का काम करते हैं। कह रहा है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, तंत्रिका केंद्र का कार्य करते हैं। ठीक, ये संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य करता है। अब देखिए सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि एक जैसे बिहार बोर्ड है। ठीक, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड का क्या है, एक सेंटर, एक ऑफिस है, उसके थ्रू बाकी सभी को कंट्रोल किया जाता है। तो उसी तरह तंत्रिका केंद्र है, यानी इसका एक सेंटर है। वो सेंटर क्या है, वो ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जिसके द्वारा क्या होता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वही कह रहा है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका केंद्र का कार्य करते हैं। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारा सेंटर का कार्य करता है। फिर कहता है ये संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य करता है। कहता है कि जैसे संवेदी अंगों से जो भी आवेग आता है उसके बाद उसको संचरण करता है, उसको समझता है कि क्या आया है, उसके बाद तुरंत आदेश देता है कि आप इसका ये कार्य कर सकते हैं, इसके लिए ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर जलता है तो आप उसको पानी में हाथ डालने के लिए आपको देगा इंफॉर्मेशन कि आप पानी में हाथ को डालिए। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन देने का कार्य करता है तंत्रिका केंद्र। फिर आता है प्रेरक मार्ग यानी मोटर पाथ। कहता है तंत्रिका केंद्र द्वारा आवेगों का संचरण न्यूरॉन द्वारा होता है। ये कहता है तंत्रिका केंद्र जो होता है उसका आदेशों का संचरण, यानी कि अब वो आदेश दिया तो ये जो संचरण होगा यानी इसके बाद कार्य करना होगा तो वो किसके द्वारा होता है, संचरण न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। अब प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण करता है। देखिए अब प्रेरक न्यूरॉन होगा, कोई ना कोई तो प्रेरक होगा ना जो एक्टिव होगा, जैसे ही उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा वो एक्टिव होगा। तो वो जब एक्टिव होता है तो वही कहता है प्रेरक मार्ग, प्रेरक न्यूरॉन जो है वो प्रेरक मार्ग का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा था, संवेदी न्यूरॉन संवेदना का मार्ग का निर्माण कर रहा था, उसी तरह यहाँ पे क्या करता है, संचरण प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण करता है। ठीक, अब कहता है अभिवाही अंग यानी इफेक्टर्स अभिवाही अंग। देखिए प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश अभिवाही अंगों में पहुंचते हैं। कहता है प्रेरक मार्ग से होते हुए वो इंफॉर्मेशन यानी कि कार्य करने के लिए जो मस्तिष्क कहता है वो इंफॉर्मेशन हमारे अभिवाही अंगों में पहुंचते हैं। जैसे अभिवाही अंग हमारे हाथ यहाँ तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा। कहता है जहां पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त आदेशों के अनुसार उचित अनुक्रिया होती है, यहाँ पर तंत्रिका केंद्र के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसका यहाँ पे कार्य होता है, यानी उचित कार्य यानी प्रॉपर वर्क हो जाता है। ठीक, पेशियां अभिवाही अंग होती है। पेशियां जो होती है हमारी यानी हमारे जो मसल्स होते हैं वो कैसा होती है, अभिवाही अंग होती है, यानी इसी के द्वारा क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो जाता है तंत्रिका केंद्र तक और वहां से रिटर्न आता है। ये तंत्रिका केंद्र से प्राप्त आदेशों के अनुसार कार्य करती है। और ये कार्य कैसे करती है, हमारे तंत्रिका केंद्र के द्वारा जो आदेश मिलता है उसके द्वारा ये कार्य करती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। समन्वय और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है और उसके साथ साथ वो कैसे कैसे होता है। जैसे जंतुओं में हार्मोन के द्वारा होता है, पादप में हार्मोन के द्वारा होता है, तो इंसानों में भी कुछ कार्य हार्मोन के द्वारा होता है। ये चीज अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले थे रासायनिक समन्वय और नियंत्रण यानी कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। देखिए हमारे बॉडी में एक तो संवेदी अंगों के द्वारा होता है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब हार्मोन्स होता है। तो हार्मोन्स क्या होता है, देखिए ये चीज अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका के तंत्र के अतिरिक्त पौधों की तरह कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिकों को द्वारा भी होता है। कह रहा है तंत्रिका तंत्र जो हमारे जो जंतु जो होते हैं, जंतुओं में दो तरह से होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा और दूसरा पौधों की तरह यानी पादपों में किसके द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, हार्मोन के द्वारा। तो वो हार्मोन भी जंतुओं में मौजूद होता है। तो हार्मोन के द्वारा भी क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक, वो रासायनिक यौगिक होता है। तो ये रासायनिक यौगिक हार्मोन कहलाते हैं। और यही रासायनिक यौगिक, ये जो हमारे रासायनिक यौगिक हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक, हार्मोन का स्त्राव शरीर के कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा होता है। कह रहा है कि हार्मोन जो हमारे बॉडी में निकलता है वो हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है, उसके थ्रू निकलता है। तो देखिए जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों कहने का मतलब क्या है, अंत यानी शरीर के अंदर ही वो मौजूद होती है। वो ग्रंथियां, वो ग्लैंड्स हमारी क्या करती हैं, वो हार्मोन का ये क्या
हार्मोन निकालने का कार्य करती है। जैसे कि हमारे यहाँ थायराइड होता है और बहुत सारे होते हैं हमारे बॉडी में, ये अमाशय होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम लोग अब अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक, अब हार्मोन होता है, देखिए ये विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है जो बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। कह रहा है कि जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या होती है, निष्कासित होती है। ठीक, इनकी बहुत थोड़ी मात्रा ही विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियात्मक कार्यों यानी फिजिकल फंक्शंस के नियंत्रण और समन्वय के लिए प्राप्त है। कह रहा है कि इनकी बहुत थोड़ी मात्रा ही हमारे शरीर के फिजिकल फंक्शन के लिए यानी कि शरीर क्रियात्मक कार्यों के लिए बहुत ज्यादा काफी होती है, ये पर्याप्त है। हार्मोन प्रेरक का कार्य करता है। हार्मोन जो है वो एक्टिव करता है, वो प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात रक्त परिसंचरण के माध्यम से। रक्त परिसंचरण कहने का मतलब हमारा जो नर्व्स होता है, नर्व्स के माध्यम से यानी कि ब्लड के माध्यम से ये क्या करता है, जब यह अपने लक्ष्य अंगों यानी टारगेट ऑर्गन में पहुंचता है। टारगेट ऑर्गन हमारे जहां उसको हार्मोन्स को पहुंचना होता है वो हार्मोन हमारे ब्लड के थ्रू वहां तक पहुंच जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे ब्लड के, हमारे शरीर के कोने कोने अंग में भी ब्लड मौजूद है, तो वहां तक वो ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट को अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सभी को बताएं कि ज्ञानसागर स्टडी पे क्लासेस स्टार्ट हो गई है। 9th और 10th की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक